हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की असर्शन और रीजनिंग को समझेंगे। जो क्वेश्चंस यानी कि आपके लिए चाहे वो जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आजकल असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को टैकल करना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 4 वीडियोज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे देख लीजिए, ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। और जब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी तो हम आसानी से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, असर्शन रीजनिंग में सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में 4 ऑप्शंस जो आते हैं, उन 4 ऑप्शंस की क्या डिमांड होती है। वो 4 ऑप्शंस यानी कि जो आपको एमसीक्यूज़ में जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, तो पहले वो दिमाग में रहना चाहिए पहले से ही कि क्या चीज़ पहला ऑप्शन कह रहा है, क्या चीज़ दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है और चौथा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, पहले ऑप्शन में दिया रहता है अक्सर कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट यानी कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कहने का ये है कि जो असर्शन दिया हुआ है आपको, जो स्टेटमेंट दिया गया है पहला, वो स्टेटमेंट और जो दूसरा स्टेटमेंट उसके रीजनिंग में दिया गया है वो रीज़न, दोनों ही क्या है, सही हैं। और जो रीज़न है वो पहले यानी कि स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो करता है। दूसरे ऑप्शन में होता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी पार्ट में ये रहेगा कि उसमें ए और आर दोनों सही तो होंगे, लेकिन आर जो होगा यानी रीजन जो होगा वो ए का यानी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो नहीं कर रहा होगा। मतलब वो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोई उनका लिंक नहीं होगा, वो आपस में कोई इस तरह का रिलेशन नहीं रखती होंगी जैसा उसमें दिया गया होगा। तीसरी चीज़, तीसरे में दिया जाएगा आपको कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन सही होगा, रीजन सही नहीं होगा। डी ऑप्शन में आपको दिया रहा होगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। तो इस तरह से आपको चीज़ें दी जाएंगी और जब ये 4 ऑप्शन आपके दिमाग में चलते रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, चैप्टर की थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए खैर, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और एंजॉय भी कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन, अच्छा रीजन कह रहा है एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। मतलब आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर होता है। तो इस असर्शन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। असर्शन सही हो गया, यही होता भी है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ही मूव करता है। ठीक है, जैसे देखिए, आपने कभी देखा होगा कि ये अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर की ओर होता है, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये तो असर्शन सही हो गया। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या दिया इसने, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। यस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो ये नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, यहाँ पर जो छोटा टर्मिनल है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज और जो लोअर पोटेंशियल है वहाँ भी नेगेटिव चार्ज। मतलब लोअर पोटेंशियल का मतलब ये है कि नेगेटिवली चार्ज या फिर किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल करना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव चार्ज है रिपेल करने लगता है। इसका मतलब रीज़न भी क्या है, सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है उस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या ऑप्शन सही होगा इसका? ए इज द राइट आंसर। मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आपका ए ही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। नेवर मतलब कभी नहीं करती हैं। फिर रीज़न दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ही पॉइंट पर जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सुपर इम्पोज कर जाती हैं तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। तो अगर ज़रा सा आप ध्यान लगाएं क्वेश्चन पर, तो पहला एसर्शन तो आपको सबको याद होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजनिंग में क्या दिया गया है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगी तो उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट, उन दोनों लाइंस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो रीज़न नहीं है पहले वाले का। आप खुद ही सोचिए कि आपको ये बात तो पता ही नहीं चल रही ना सेकंड स्टेटमेंट से, यानी कि रीज़न से आपको ये जानकारी ही नहीं मिल रही है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट आखिर क्यों नहीं करती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो अगर एसर्शन की बात करेंगे तो एसर्शन आपका सही है और रीज़न भी आपका सही है, लेकिन रीज़न जो है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो नहीं करता। इसका मतलब बी ऑप्शन को चुनेंगे। तो यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखिए अगर रीज़न दिया होता ये कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पर डाली गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पर यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई, एक ये भी हो गई और एक ये भी हो गई। इसकी टेंजेंट डालेंगे तो इधर जाएगी, इसकी टेंजेंट डालेंगे तो इधर जाएगी, और किसी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कूलाम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। यानी कि जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कूलाम का जो फोर्स है वो डोमिनेटिंग फोर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर कूलाम का फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है। और दूसरा का द कूलाम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहली बात कूलाम का फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है, डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि दो बड़ी बड़ी बॉडीज़, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को यूनिवर्स में एक दूसरे के साथ बांध के रखने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दो बॉडीज़, दो सेलेस्टियल बॉडीज़, यूनिवर्स में लाई करने वाली दो बड़ी बड़ी जायंट बॉडीज़ एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स में। अगर बात करें, आप सोचेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में तो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Gm1m2/r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये होता है आपका K(Q1Q2)/r²। तो इसमें G की वैल्यू होती है आपकी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसमें K की वैल्यू होती है यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, इतनी, और यहाँ कैपिटल K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। तो इसमें तो 10⁻9 बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब 10⁻9 तो डोमिनेट कर जाना चाहिए 10⁻11 पर नहीं। लेकिन यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा इस डोमिनेट कर जाता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला तो एसर्शन ही गलत हो गया। दूसरी बात में कहा गया था कूलाम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो कूलाम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वीकर है, नहीं,
कूलाम फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंगर होता है, ये बात सही है। लेकिन यूनिवर्स में अगर बात करेंगे तो यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाता है। और अगर ऐसे जनरल केस में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि Q1 और Q2 यानी यहाँ पर 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर -11 है, तो जो वैल्यू आएगी यानी जिसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर पाते हैं डेली लाइफ में, तो वो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए हम कहेंगे कि कूलाम का जो फोर्स है यानी कूलाम फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलाम फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंगर होता है। तो इसका मतलब ए भी गलत है और आर भी गलत है, यानी ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, और ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट किस में होता है? डी ऑप्शन में होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो इसका मतलब डी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ पर। देखिए जब इस चैप्टर अगर आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, समझिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को एक एक चीज़ को बहुत डिटेल और बहुत माइन्यूट लेवल पर आपने तैयार किया। अगर आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने चैप्टर को केवल रीडिंग नहीं मारी होगी बल्कि उसको जानने और सीखने की कोशिश की होगी, तो असर्शन रीजनिंग टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन टैकल करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इसमें सीधे ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला लगाओ और आंसर ले आओ। आपको अपनी समझ को बताना होगा, यानी आपने उस चैप्टर को पढ़ के क्या अंडरस्टैंडिंग की, आप क्या सीखे हैं, क्या जाने हैं उस चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट होता है असर्शन रीजनिंग में। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग उससे, when bodies are charged through friction there is a transfer of electric charge from one body to another but no creation or destruction of charge। जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रब किया जाता है और रब करके यानी रगड़ने के बाद रगड़ने के कारण फ्रिक्शन से जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, बॉडीज़ क्योंकि चार्ज हो जाती है, बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये फ्रिक्शन वाले केस की बात कर रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को फ्रिक्शन देकर चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो बताया गया है कि वो चार्ज फ्रॉम बट नो क्रिएशन ऑफ। ओके, जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो केवल फ्रिक्शन में चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो बॉडीज़ के ऊपर ना तो चार्ज का अपनी मर्जी से कोई क्रिएशन हो जाता है ना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये सही है, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब हम लोग चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो असर्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, रीजन देखते हैं क्या कहा। दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। वही तो मैंने बता दिया आपको। तो असर्शन और रीजनिंग की तरफ अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे कि असर्शन कह रहा है कि चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है, डिस्ट्रक्शन या उसका क्रिएशन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे में कहा कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न भी इसका यही है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को के जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसको फॉलो करता है। तो इसका मतलब चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन मिलता है ये, ए बी सी या डी में? अरे बताओ ना, सोच के बताओ। हाँ, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए ऑप्शन में ही होता है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, सम चार्जेस पुट एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर इट विल मूव टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। मतलब हम लोग अगर कोई चार्ज किसी स्फीयर के सेंटर पर रख देते हैं तो वो सेंटर पर, कंडक्टिंग स्फीयर के, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कंडक्टिंग स्फीयर, अगर हमने कोई चार्ज किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर रख दिया तो उसके सेंटर पर रख देने से वो चार्ज सरफेस की ओर मूव कर जाता है, सरफेस की ओर मूव कर जाता है, सेंटर पर रुका नहीं रहता। ठीक है, चलिए रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है द कंडक्टिंग स्फीयर हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर। जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं वो अपने सेंटर पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते। कंडक्टिंग स्फीयर हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर, मतलब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली छोड़ा नहीं जा सकता।
तो बात समझने की कोशिश करिए। पहली बात, कोई भी चार्ज अगर आप सेंटर पर रखने की कोशिश करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर के, तो कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उससे चार्ज इजीली कंडक्ट हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन हो सकता है चार्ज का। तो जब आप कोई भी चार्ज उसके सेंटर पे ले जाके रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज आपने रखा तो प्रोटॉन से मिलकर बना होगा, अगर नेगेटिव चार्ज आपने रखा तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो जो प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज अगर उसको आप सेंटर पे इकट्ठा करके रखने की कोशिश करेंगे तो वो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? हालांकि न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो एटम के अंदर की कहानी होती है, लेकिन हम तो यहाँ किसी एक कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर बात कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियली हम रखने की बात कर रहे हैं। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर आर्टिफिशियली आप चार्ज ले जाके रखेंगे तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके, यानी जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर वो चार्ज बना है, वो चार्ज उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा? फैलने लगेगा। और एज फार एज पॉसिबल जितना दूर एक दूसरे से जा सकते हैं वो उतना दूर जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सेंटर से वो सेम चार्जेस क्या होंगे? रिपेल होकर के सरफेस की ओर भागेंगे, क्योंकि सरफेस पे पहुंचकर उनके बीच का गैप जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर पे वो एक जगह थे। और जब धीरे धीरे सरफेस की ओर मूव करेंगे तो मैक्स टू मैक्स कहां तक जा पाएंगे? सरफेस तक जा पाएंगे। बाहर एयर आ जाएगी, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि चार्ज बाहर कंडक्ट नहीं हो सकेगा, बस उस स्फीयर में सेंटर से कंडक्ट होते होते कहां तक आ जाएगा? सरफेस तक आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। दूसरे रीजन देख लेते हैं। उसने कहा बोथ लॉज, सॉरी, दूसरा कहा गया कंडक्टिंग स्फीयर हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर, यानी कि जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं उनके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखा जा सकता। मैंने अभी बता तो दिया, रीजन भी बता दिया मैंने आपको, यानी एसर्शन के साथ साथ जब रीजनिंग मैंने आपको बताई, और जब इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास भी होगी कि आप जानते होंगे कि सेंटर पर आखिर क्यों नहीं रखा जा सकता किसी एक पॉजिटिव चार्ज या किसी एक नेगेटिव चार्ज को, तो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर वो बना होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप सेंटर पर रखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर पर रखने की कोशिश करेंगे, तो अपने रिपल्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके सरफेस पर आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें कहा गया कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब एक तो रीजन एसर्शन क्या दिया है? कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर, है ना, बोथ आर फॉलोज सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो कूलाम्स लॉ होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कूलाम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, फॉर्मूला भी पहले से लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो इसका मतलब है Fg बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और Fe बराबर k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि जो इनका फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी और दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स भी, दोनों ही डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है। और जब दोनों ही इसको फॉलो करेंगे तो जाहिर है कि हम कहेंगे सही है। तो इसका मतलब एसर्शन सही है, दोनों ही फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दूसरे में कहा गया, रीजन में देखिए क्या कहा गया, बोथ लॉज आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसने कहा दोनों ही लॉ हर एक एस्पेक्ट्स में बिल्कुल सेम है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों लॉ हर एस्पेक्ट में एक जैसे नहीं है। हर एस्पेक्ट में एक जैसे ना होने का मतलब आप देखिए ना, हर एक एस्पेक्ट में जैसे कैसे हो सकते हैं। इसमें हमने देखा कि इसमें लगता है केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर ओनली। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडी एक दूसरे को बस अट्रैक्ट ही करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन जब दोनों हो सकते हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बिल्कुल हर एस्पेक्ट में सेम नहीं है। हाँ, कुछ एस्पेक्ट में सेम है और कुछ एस्पेक्ट में डिफर कर जाते हैं। एक हाई, एक वीकर फोर्स में आता है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है। मतलब एक की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी, एक की वैल्यू, एक को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं डेली लाइफ में, एक को डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मतलब ऐसे बहुत से रीजन हैं, लेकिन आप मेन रीजन तो यही जान लीजिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मेटेलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ होलो शेल मे बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक शील्ड तैयार की जा सकती है किसी, है ना, ए मेटेलिक शील्ड। हम लोग अगर चाहें तो मेटेलिक शील्ड एक बना सकते हैं बड़े आराम से।
क्या करके टू फॉर्म ए होलो शेल मे बी बिल्ड टू ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए, मतलब एक जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हम क्या कर दें, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई एक अगर होलो शेल को रख दिया जाए तो वो होलो शेल एक शील्ड का काम करेगी, ब्लॉक का काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने में। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने जाना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो होलो शेल होती हैं उन होलो शेल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है, और होलो शेल के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर देगी, तो ए सही हो गया। दूसरा, इन ए होलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो एट एवरी पॉइंट, वही रीजन में दिया हुआ है कि किसी एक स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है, इसीलिए हम लोग अगर कोई होलो शेल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रख देंगे तो उस होलो शेल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि होलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है। तो एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एसेसन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है का। तो ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन में ए में ही ये बातें मिलती है ना कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्रॉस ईच अदर, नहीं हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, नहीं भैया नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, नहीं करती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, इसका मतलब ए क्या हो गया, पहली बात देखते ही पढ़ते ही समझ में आ गया कि असर्शन इज इनकरेक्ट। दूसरे में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करके क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं, तो इसका मतलब है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया रीजन जो है, मतलब मैंने आपको बताया कि दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगी, दो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सुपर इम्पोज कर जाएंगी, तो सुपर इम्पोज करने से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती की इंटेंसिटी मिलती है वहाँ, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती है। अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तो दोनों लाइन का रिजल्ट मिल जाएगा हमें वहाँ पर, तो इसका मतलब है रीजन सही है, असर्शन गलत है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ऑप्शन किस में होता है हमारे पास, असर्शन सही है रीजन गलत है, ठीक है, तो सी ऑप्शन में मिलता है आपको कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, या फिर असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि असर्शन यहाँ पर गलत था और रीजन यहाँ पर सही था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा और आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय भी किया होगा। असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और लेकर के हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। आप लोग इन वीडियोस को एंजॉय करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।